मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा आज हम करेंगे हमारे ग्रामर और रीडर के S7 का जो चैप्टर है वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं, यानी हमारा S7 का 50% सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे आज हम करेंगे पत्र लेखन। तो पत्र लेखन है यानी पत्र किस तरह से लिखा जाता है वो पढ़ेंगे। और पत्र है वो आपके दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो आज हम औपचारिक पत्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो पत्र लेखन में है, व्यवहारिक जीवन में पत्र लिखने की आवश्यकता प्राय बनी रहती है कि व्यवहारिक जीवन में यानी जीवन में पत्र लिखने की आवश्यकता कभी भी हो सकती है। संचार के नवीनतम साधनों के विकास के उपरांत भी पत्र लिखने की कला को विकसित करना नितांत आवश्यक है कि संचार यानी कि अपने बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अपनी बातचीत जो संचार के साधन है यानी फ़ोन हो गए, मोबाइल फ़ोन आ गया आजकल तो इनके नवीनतम साधनों के कारण हम मैसेज कर सकते हैं के कारण के बाद में उपरांत यानी बाद में पत्र लेखन की जो कला है लेकिन उसके बाद में भी इसको हमें नितांत विकसित रखना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। नितांत आवश्यक है यानी कि बहुत जरूरी है। पत्र प्राय दो प्रकार के होते हैं, पत्र हैं वो दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। जो व्यवहारिक पत्र है यानी हम पत्र लिखते थे पहले, जैसे फ़ोन नहीं था उससे पहले जब हम किसी को अपनी बात पहुंचाने के लिए पत्र के द्वारा ही सूचित करते थे, लेकिन उसके बाद में भी जो पत्र है उसकी कला का अपना महत्व है कि जब औपचारिक पत्र की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमें इनकी आवश्यकता होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पत्र लेखन आए कि किस तरह से लिखा जाता है। पत्र के आवश्यक अंग हैं, जो पत्र लिखते हैं उसमें महत्वपूर्ण अंग है। तो सबसे पहले है भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता वो कहाँ लिखा जाता है? ऊपर बाईं ओर। भेजने वाले का पता कहाँ लिखा जाता है बेटा? ऊपर बाईं ओर। फिर है पत्र भेजने की तिथि, ऊपर पते के नीचे। फिर पत्र भेजने की जो तिथि है वो ऊपर पते के नीचे लिखी जाती है। संबोधक है अभिवादक, बाईं ओर लिखा जाता है, जैसे प्रिय, मोहन, पूज्य पिताजी, आदरणीय माताजी आदि। तो बेटा ये अनौपचारिक पत्र के आपको भाग बताए गए हैं। पत्र की विषय सामग्री, पत्र का मुख्य भाग अनुच्छेदों में। पत्र का अंत है, पत्र के अंत में बाईं ओर पत्र लिखने वाले का अपना संबंध पद लिखता है, जैसे आपका प्रिय पुत्र, आपका कृपाकांक्षी बहुधीय आदि। और हस्ताक्षर एवं नाम पत्र के अंत में। पत्र पाने वाले का पता। तो जिस तरह से यहाँ पर जो इसमें बताया कि सबसे पहले भेजने वाले का पता, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में क्या होगा? भेजने वाले का पता है। तो अनौपचारिक में तो होगा हम एड्रेस लिखेंगे कि किस पते पर भेजा जा रहा है, ठीक है। तो है जैसे कि सेवा में श्री कैलाश चंद्र शर्मा बी 524 सरोजनी नगर नई दिल्ली, और ये उनका एड्रेस के कोड हो गए। संबोधक एवं अभिभावक के उदाहरण है, जैसे मान्यवर लिख दिया, पूजनीय या फिर प्रिय। आयु और संबंध के अनुसार कि बड़ा है मान्यवर, पूजनीय बड़े के लिए, प्रिय अपने बराबर के लिए, छोटे के लिए। सादर चरण स्पर्श, चरण वंदना, शुभाशीर्वाद, आदरणीय, श्रद्धेय। अब हम औपचारिक पत्र लिखेंगे। औपचारिक पत्र को फॉर्मल लेटर भी कहते हैं। तो हमारा आज का पत्र है अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, या अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, पत्र है हमारा पहला अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र। अब सबसे पहले क्या लिखना है? अभी हमने पढ़ा था कि बाईं ओर, हमको ऊपर से बाईं ओर। बायां कौन सा हो गया? ये सीधा हाथ है, उल्टा हाथ तो किस तरफ हो गया? इस तरफ। तो बाईं ओर हम यहाँ पर लिखेंगे सेवा में, क्योंकि हम ये औपचारिक पत्र है तो इसमें सेवा में लिखेंगे ऊपर। सेवा में किसको लिख रहे हैं? प्रधानाचार्य जी को, जिसको लिखा जाता है सेवा में के बाद में हम अगर यहाँ पर प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य जी लिखेंगे। और अगर हम क्लास टीचर को लिख रहे हैं यानी कक्षा अध्यापिका को लिख रहे हैं तो यहाँ पर कक्षा अध्यापिका लिखेंगे। फिर अपने स्कूल का नाम MLP इंटर
नेशनल स्कूल। फिर है, कहाँ पर है हमारा स्कूल? राजपुरा, राजपुरा और फिर रेवाड़ी। अब है जो नेक्स्ट है हमारी कि जो हम संबोधित करते हैं बाईं ओर ही, उसको लिखना है। लिखेंगे महोदय, एक लाइन छोड़ देना बेटा, उसके बाद में लिखना महोदय। अब यहाँ से आपको लिखना है, इसी के नीचे से लिखना है, सविनय निवेदन है कि, निवेदन है कि मुझे कल रात से मलेरिया, या फिर आप सिर्फ बुखार भी लिख सकते हो, मलेरिया ज्वर आ रहा है, यानी बुखार आ रहा है, मलेरिया का आ रहा है। रक्त की जांच के उपरांत डॉक्टर ने परामर्श दिया है कि इसे ठीक होने में 4-5 दिन का समय लगेगा। कि इसे ठीक होने में, कि सविनय निवेदन है, मुझे कल रात से मलेरिया ज्वर आ रहा है, रक्त की जांच यानी खून की जांच कराने के बाद में डॉक्टर ने परामर्श दिया है कि इसे ठीक होने में 4-5 दिन का समय लगेगा। अब आप नेक्स्ट लाइन से लिखोगे, आता है, मैं एक सप्ताह तक विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, वरना अगर आप लड़की हैं तो पाऊंगी। आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे दिनांक, अब दिनांक के लिए आप क्या करेंगे कि आप कब लिख रहे हैं, क्योंकि आप जब लिख रहे हैं उससे आप नेक्स्ट डे की ही छुट्टी के लिए बोलेंगे, तो उसके लिए 1 दिन या 2 दिन के बाद के लिए, तो जैसे, तो मुझे दिनांक हम लिखते हैं 8 सितंबर 2020 से, क्योंकि 4-5 दिन के लिए चाहिए तो 12 तारीख तक के लिए 5 दिन हो जाएंगे, 12 सितंबर 2020 तक का अवकाश प्रदान करें, अब है नीचे लिखेंगे। अब इसके आगे हम, आपकी अति कृपा होगी, आपकी बाईं ओर ही लिखना है बेटा, आपकी अति कृपया होगी से धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी
शिष्य, फिर अपना नाम लिखना है आपको, जैसे लिखा रमन कुमार, फिर आप रोल नंबर लिख सकते हो नीचे अपने, कक्षा लिख दोगे, कक्षा जिस भी क्लास में आप हो, और दिनांक। ठीक है बेटा। तो अब जैसे यहाँ पर दिनांक लिख देते हैं कि आप ये कब लिख रहे हो, तो हमने लिख दी 7/9/2020। ठीक है बेटा। तो ये आपको पत्र है, ये अपनी नोटबुक में नोट करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है लिखते हुए कि जो भी चीज़ आप लिखते हैं इसके अंदर वो सारी बाईं ओर लिखी जाती है। तो सुंदर सुंदर राइटिंग में इसको नोट करेंगे। थैंक यू। Good morning 7th class student. As you know that in our previous class we have completed our chapter number 14. Chapter number 14 was the last chapter of our S7 syllabus. So we have completed our S7 syllabus also. In our mathematics syllabus, S7 syllabus is chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 13 and 14. These are the chapter of S7 syllabus. Total number of chapter 8. So today in this class we will discuss about the review exercise of chapter number 13. So let's start. चैप्टर नंबर 13 इज अ सिमिट्री। सिमिट्री हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, सिमिट्री होती है, सिमिट्री इज एन इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट विच इज यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। हम इसको अपनी हर फील्ड में यूज करते हैं। तो अब आज इसके हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज एन इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। अब इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट क्या है, सिमिट्री, जो हमारे चैप्टर का नेम है, सिमिट्री। सिमिट्री आएगा यहाँ पे, ठीक है। द लाइन अबाउट विच अ फिगर इज सिमिट्रिकल इज कॉल्ड अ। उस लाइन का क्या नाम होता है जिसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं ये हमारा फिगर सिमिट्रिकल है, तो वो होती है हमारी लाइन ऑफ सिमिट्री। उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमिट्री। ये हमारी लाइन ऑफ सिमिट्री हो गई है। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज डैश लाइन ऑफ सिमिट्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स हमारी इक्वल होती है, तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री होती है हमारी, 3 लाइन ऑफ सिमिट्री होती है। अ रेक्टेंगल हैज डैश लाइन ऑफ सिमिट्री। अब रेक्टेंगल में देखो लेंथ और ब्रेथ दो चीजें होती है, लेंथ के इक्वल होती है और ब्रेथ के, तो उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमिट्री होगी हमारी, 2 लाइन ऑफ सिमिट्री होगी। A regular pentagon has dash lines of symmetry. अब पेंटागन है, पेंटागन का मीन्स क्या होता है कि पेंटा मीन्स होता है 5 और गन मीन्स साइड, यानी कि 5 साइडेड फिगर है, 5 साइडेड कोई क्लोज्ड फिगर है और रेगुलर है जिसके सारे साइड का मेजरमेंट क्या होगा हमारा, सेम होता है। तो वो उसमें 5 साइडेड फिगर है तो उसकी लाइन ऑफ सिमिट्री भी कितनी होगी, 5। ठीक है, पेंटागन में हमारी लाइन ऑफ सिमिट्री 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रू फॉल्स। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट इज अ लाइन सेगमेंट इज सिमिट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक लाइन सेगमेंट जो होता है वो सिमिट्रिकल होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के। यस, ये बात सही है हमारी, तो इसको हम करेंगे ट्रू। सेकेंड है हमारे पास अ स्क्वेयर हैज 6 लाइन ऑफ सिमिट्री। अब आप बताओ कि स्क्वायर में 6 लाइन ऑफ सिमिट्री होगी। स्क्वायर क्या होता है, 4 साइडेड फिगर होती है और स्क्वायर की चारों साइडें हमारी इक्वल होती है। अब एक रेगुलर फिगर है वो हमारी 4 साइडें हैं और इक्वल साइज की है, तो अब इसमें क्या होगा, लाइन ऑफ सिमिट्री हमारी 4 होगी, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फॉल्स हो गई है। 4 लाइन ऑफ सिमिट्री होनी चाहिए इसमें। अ रेगुलर पॉलीगन हैज सिंगल लाइन ऑफ सिमिट्री। कोई रेगुलर पॉलीगन है, अब पॉलीगन स्टार्ट ही कहां से होते हैं हमारे, 3 साइड तो मिनिमम ट्रायंगल में होती है, उससे कम साइडेड कोई पॉलीगन होता ही नहीं है। 4 साइडेड का स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, क्वाड्रिलेटरल होती है हमारी सारी। 5 साइडेड में हमारे पेंटागन है, 6 साइडेड हमारा हेक्सागन होता है। तो देखो मोर देन 1 ही हमारी लाइन ऑफ सिमिट्री होती है, तो इसने कहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन में 1 लाइन सिंगल होती है। ये भी बात क्या हमारी फॉल्स है, मोर देन 1 होती है हमारी। फोर्थ है हमारे पास अ फिगर इज सेड टू हैव अ रोटेशनल सिमिट्री इफ इट इज गिव्स द सेम फिगर ड्यूरिंग अ कंप्लीट रोटेशन। ये बात सही है। देखो जब हम रोटेशनल सिमिट्री में क्या कहते हैं, हम जब फिगर को रोटेट करते हैं, हमने देखो स्क्वायर का एग्जांपल लिया था। अगर मैं स्क्वायर को, ये मेरे पास इस तरह से था स्क्वायर, इसको अगर मैं रोटेट करती हूँ 90 डिग्री पे, तो जो ये ए बी पार्ट है वो इस तरह से आ जाएगा स्टैंडिंग में, और बीसी पार्ट हमारा यहाँ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और डीसी पार्ट हमारा फिर से वर्टिकली चला जाएगा। तो फिगर क्या हमें सेम नजर आती है, तो ये बात क्या हमारी ट्रू हो जाएगी।
सम फिगर्स हैव लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो, इसमें हमारे लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है स्क्वायर में। स्क्वायर में हमारी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी और रोटेशनल भी है, दोनों चीजें होती है। यस, ये बात भी हमारी ट्रू है। कुछ फिगर्स होती है जिनमें रोटेशनल और लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। हमें मैचिंग करनी है। द पॉइंट अबाउट विच द फिगर इज रोटेटेड, वो पॉइंट जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी फिगर को रोटेट करते हैं वो क्या होता है हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन। ये हमारा फर्स्ट हो गया है। द मिनिमम एंगल थ्रू विच अ फिगर हैज टू बी रोटेटेड टू लुक एग्जैक्टली द सेम। अब इसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम एंगल, वो एंगल जिसके ऊपर हम उसको रोटेट करते हैं, तो वो क्या होता है हमारा एंगल ऑफ रोटेशन। और उसको मैंने कैसे निकालना बताया था आपको, 360 डिग्री डिवाइडेड में उसकी नंबर ऑफ साइड, जिसको हमने एक्स मान के चले थे, है ना। ये हो जाएगा हमारा, तो एंगल ऑफ रोटेशन होता है। द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल है, उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी हमारी। अब देखो, आइसोसेल्स में क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 साइड्स इक्वल होती है, 1 नॉट इक्वल होती है, तो उसमें सिर्फ एक ही होगा, यानी कि हमारे पास ए पार्ट आ जाएगा इसका आंसर। फोर्थ है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टा का मतलब होता है 8, गन का मतलब साइड, तो रेगुलर है तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 8 ही हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, आपको ये मैच द कॉलम अपनी नोटबुक में अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑल्सो ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। फर्स्ट फिगर देखो, अगर मैं इसमें इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करती हूँ तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, और इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको फोल्ड करती हूँ तो ये ओवरलैप करेगा एक दूसरे को। ठीक है, तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। सिमिलरली इस फिगर में भी मैं लाइन ऑफ सिमेट्री एक हमारी ये ड्रॉ हो जाएगी और दूसरी हमारी हॉरिजॉन्टली, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी इसमें। तो ये भी हमने ड्रॉ कर दिया, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। देन हमारे पास थर्ड फिगर है, उसमें भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी, तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी वर्टिकली। देन नेक्स्ट फिगर है हमारे पास, अब इसमें देखो स्क्वायर शेप है और उसके ऊपर ही हमें पार्ट दिए हुए हैं, तो इसमें भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट फिगर है, उसमें हमारी भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, नेक्स्ट फिगर में भी इस तरह से। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, तो हम इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी हमारी इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द एंगल ऑफ रोटेशन एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। एंगल ऑफ रोटेशन भी निकालना है और रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग, टिक द फिगर विच हैव लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल एज रोटेशनल सिमेट्री। अब हमें ये बताना है किस में रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों है। अब देखो दोनों चीजें किस में मिलेगी, अगर ये वाली फिगर है इसको मैं इस तरह से देखती हूँ तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी बन रही है, मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है। अब मैंने ऑब्जर्व करा कि रेगुलर फिगर है, इसको मैं रोटेट करती हूँ। रोटेट करने के लिए क्या करूंगी, 360 डिवाइडेड बाय 4 से मैं डिवाइड करती हूँ तो क्या आएगा 90 डिग्री, तो उसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा मेरे पास 90 डिग्री। तो इसका हमें बताना है कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है, फर्स्टली हम इसको 90 डिग्री पे मूव करेंगे, देन 180 पे, उसके बाद हम इसको 270 पे, देन 360 पे, यानी कि ऑर्डर इसका 4 आ जाएगा रोटेशनल में। तो इसका आपको इस तरह से राइट करना है कि जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा वो 90 डिग्री है और ये रोटेशनल भी है और लाइन ऑफ सिमेट्री भी है इसमें। सेकंड देखो, अब इसमें देखो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो रही है, नहीं हो पा रही है क्योंकि यहाँ पे ये ड्रॉ हो रही है फिगर इस तरह से, राइट साइड में नहीं है, तो ये हमारी नहीं होगी। थर्ड फिगर है हमारे पास, एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें देखो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो जाएगी, यस हो जाएगी। अगर मैं इसको रोटेट करती हूँ तो रोटेट भी हो जाएगी हमारी, तो ये रोटेशनल सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों ही है इसमें ट्रायंगल में। नेक्स्ट जो फिगर है हमारे पास वो इस तरह से, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। अगर मैं इसको रोटेट करूं तो ये रोटेट करने पे हमारे पास सेम आ जाएगी। अगर मैं इसको 180 डिग्री पे मूव करती हूँ, इसको मैं 2 साइड इक्वल है तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, तो ऑर्डर क्या आएगा इसका हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये रोटेशनल और हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों ही है। देन हमारे पास आ रही है फिफ्थ पार्ट में ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री है, रोटेशनल नहीं है। सिक्स्थ में भी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनेगी और रोटेशनल भी बनेगी, तो इसको हम जैसे हमने स्क्वायर किया था ना उसी तरह से करेंगे हम इसको भी। तो इसमें दोनों चीजें होंगी, लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल दोनों होगी। तो इस पार्ट में हमारा कौन कौन है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड देन सिक्स्थ पार्ट।
नेक्स्ट पार्ट है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम है नेम एनी 3 फिगर दैट हैव बोथ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। हमें उन फिगर्स का नेम बताना है जिनमें रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा रोटेशनल सिमेट्री होती है और उनका जो ऑर्डर है 1 से ज्यादा हो। तो देखो स्क्वायर का हम एग्जाम्पल बार बार यूज कर रहे हैं, तो स्क्वायर हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 हो जाएगा, सर्कल जिसके इनफाइनाइट होते हैं तो इसमें 3 एग्जाम्पल ले लोगे आप, स्क्वायर, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सर्कल। Then question number 2, what is the line of symmetry of a semicircle? What is the order of its rotational symmetry? अब देखो आपके पास एक सेमी सर्कल है, इस तरह से आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो अब इसके ऊपर क्या होगी लाइन ऑफ सिमेट्री? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा इसका, इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ऑर्डर क्या आएगा इसका? 1, एक बार मूव करेगी ये तो 1 आएगा। थर्ड है बाय व्हाट मिनिमम एंगल डज अ रेगुलर हेक्सागन रोटेट सो एज टू कोइंसाइड विद इट्स ओरिजिनल पोजिशन फॉर द फर्स्ट टाइम। बाय व्हाट मिनिमम एंगल डज अ रेगुलर हेक्सागन। अब देखो रेगुलर हेक्सागन है, हेक्सा में कितनी साइड होती है हमारी? 6 होती है, 6 साइडेड फिगर है। अब हमें उसका ये देखना है कि किस मिनिमम एंगल से वो रोटेट करेगा, तो वो मिनिमम एंगल क्या हो जाएगा? कंप्लीट एंगल 360 होता है, 360 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, 360 को 6 साइडेड होती है हमारी, तो हमारा वो क्या एंगल आ जाएगा? मिनिमम एंगल आएगा 60 डिग्री, जिससे मैं उसको रोटेट करूंगी। ठीक है। फोर्थ आएगा हमारा राइट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 360 डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ साइड, उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एक्स हमारा डिनोट करता है नंबर ऑफ साइड को। लास्ट है गिव अ फ्यू यूजेस ऑफ सिमेट्री इन एवरीडे लाइफ। सिमेट्री के यूज क्या होता है? सिमेट्री यूज इन आर्टिस्टिक क्रिएशन टू फॉर्म अ इल्यूजन ऑफ फोटोग्राफी में यूज करते हैं हम इसको। आई होप आपको ये समझ आ गई है वर्ड प्रॉब्लम्स। अब आप रिव्यू एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा और बाकी का रिवीजन आपको डेली करना ही है। This is for class 7th. Students, as you all know, we are doing active voice and passive voice, and today in previous video we completed with the model auxiliaries and book exercise. Now today our topic is starting with imperative sentences. Imperative sentences कौन से होते हैं? Imperative sentences वो होते हैं जिसमें हम कमांड और ऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जब कमांड और ऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और इन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे कि एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे। अकॉर्डिंग टू द एक्टिव वॉइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेंटेंसेस बिगिंस विद द रूट ऑफ द वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एक्टिव वॉइस में हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? हम जब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उस सेंटेंस को हम लेट वर्ड से स्टार्ट करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो स्टूडेंट्स, एज यू विल how you are going to do this question, I will give you the example first. Open the windows. Open the windows. This is a so students, this is the example of active voice according to the command. अगर हम इसको command दे रहे हैं open the windows, यानी कि विंडोज को ओपन कर दो, ये हम ऑर्डर दे रहे, कमांड दे रहे हैं उसे ये करने के लिए, तो ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अगर हम जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा हमारा? लेट द विंडोज बी ओपन्ड। देखिए इसमें हमने लेट वर्ड भी यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, बी वर्ड यूज़ किया है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है इन पैसिव वॉइस। सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम इस तरीके से इन वर्ड्स को चेंज करेंगे। सो students, on the basis of this exercise we are having a book exercise also. Now let's start with the book exercise. So students, let's start with the book exercise. A part, rewrite these sentences in passive voice. इन sentences को हमें passive voice में change करना है। Now let's start. First sentence is send him the email immediately. अब हमें ईमेल सेंड करनी है उसे इमीडिएटली, तो इस वर्ड्स को इन सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? लेट वर्ड स्टार्ट करेंगे, लेट द ईमेल इमीडिएटली सेंडेड बाय
sended by him. So let's start with the book exercise. So students, first sentence is, let the email immediately be sended. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल किया था विंडोज़ का ओपन करने के लिए, वही उसी तरीके से है ये एग्जाम्पल. नाउ सेकेंड सेंटेंस इज, लेट मी कंडक्ट दिस स्टडी इंडिपेंडेंटली. लेट मी से स्टार्ट हो रखा है हमारा सेंटेंस. अब इस सेंटेंस को हम सेम टू सेम ही रखेंगे. जो लेट वर्ड है उसको लेट ही लिखेंगे. सो लेट जो ऑब्जेक्ट है हमारा उसे हम वो बना लेंगे सब्जेक्ट. देखिए कैसे, लेट दिस स्टडी इंडिपेंडेंटली बी कंडक्टेड बाय मी. लेट दिस स्टडी independently be conducted by me. Okay students, now third sentence is, finish the job at once. This is an order, तो इसका क्या करेंगे, let the job at once be finished. So this is how we are going to change the sentences from active voice to passive voice. This exercise is now remaining sentences you have to do it on your own. Let's start with the next exercise. And next exercise में भी सेम यही है चीज़ आपकी, change these sentences from active to passive voice. Now let's start. I will give you some examples to how you are going to do this exercise. Let's start. We completed with the first question 8 point, and now let's start with the B part. In the B part also we are going to change the active voice to passive voice. And first sentence is, they clean the streets every day. So how this sentence is given in the active voice, and how we are going to change this into the passive voice. The streets every day being cleaned by them. So this sentence is changed into the passive voice. Second sentence is, do not touch it. So do not touch it का आ जाएगा, let touched by itself. Do not touch it. इस सेंटेंस में कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसमें ऐड होगा let. Now third sentence is, someone has asked me to be present at the meeting. So इस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, I to be presented there. I to be presented at the meeting. Has been asked by someone. So students, we completed with the 3 examples. I had done 3 questions of this part. Now we completed with this question. Remaining sentences you have to do it on your own. And now let's start with the C part. C part is also like this, only change these sentences into the
फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें आपको पैसिव वॉइस में गिवन है सेंटेंसेस एंड यू हैव टू चेंज दी सेंटेंसेस इनटू द एक्टिव। इसमें थोड़ा सा उल्टा करना है, आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनाया था जो हमने, उस सब्जेक्ट को हम अगेन वी विल चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट सेंटेंस इज change into from passive to active. First sentence is let the work be done by you today. This sentence is from the commands and orders, so change the sentence into the active. Today you done the work. इसमें हमें ना वर्ड यूज करना है बी, बाय, लेट, इनमें से कोई वर्ड यूज नहीं करना। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं। सो सेकंड सेंटेंस इज चाइनीज विल बी स्पोकन एट द मीटिंग। तो इसमें क्या यूज करेंगे, क्या करेंगे इसमें, स्पोकन द मीटिंग, एट द मीटिंग चाइनीज बी स्पोकन, एट द मीटिंग Chinese has spoken, had spoken, we are using had क्योंकि इसमें past tense में है ये। Okay students, and third sentence is by whom has this folly been committed. सो इसमें बाय whom यूज किया है और ये इंटेरोगेटिव में है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन who has this folly committed, So we are asking the question, the sentences into the interrogative sentences, and remaining sentences you have to do it on your own. I hope students you complete understand this topic and book exercise also. Today we completed with this chapter. In the next video we will start with the next chapter. Thank you. A very nice morning to all my dear students of class 7th. This is Vinita ma'am, your science teacher. Student, as you know that in our previous video we have done few content of the chapter 5. So in this video we are going to continue it further. So let's do it. Student, we have done up to the concentrated and diluted acids. Now we are going to do the properties of acids. Some of the characteristics प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स आर, देखिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट मेंशन की हुई हैं आपकी एसिड्स के। द फर्स्ट वन इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। स्टूडेंट फर्स्टली हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट। हमें पता है जितने भी एसिड्स होते हैं उन सब का टेस्ट सॉवर होता है, खट्टा होता है। एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एसिड्स जो होते हैं स्टूडेंट वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ऑल द एसिड्स when dissolved in water form a clear solution. Depending on the amount of water, acids can be either diluted or concentrated. तो जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं उन्हें सबसे पहले तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल दीज एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। जितने भी हमारे एसिड्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एंड प्लस में जब ये वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, व्हेन we dissolve acids in water they form a clear solution। एक completely clear solution form होता है। आपको मतलब ये नहीं कि opaque का कुछ ऐसा लगेगा, एक clear solution form होगा। and it depend upon the amount of water, that what amount of water are diluted mixed with the acids, कि जो हमारा एसिड को बनाने के लिए उसमें कितने अमाउंट का वाटर मिक्स किया गया है। सो इट डिसाइडेड दैट द एसिड विल बी द डाइल्यूटेड और द इट विल बी द कंसनट्रेटेड। तो आपको पता है स्टूडेंट जो अमाउंट ऑफ वाटर इज़ मोर, इफ़ सपोज दैट इफ़ एनी acid contain more amount of water then it will be the diluted acid, and if the amount of water is less it will be the
कंसनट्रेटेड एसिड, तो स्टूडेंट वो कंसनट्रेटेड होगा, डाइल्यूटेड होगा। आप कभी भी देखेंगे तो कुछ जनरली क्या होता है, एसिड्स जो लिखे होते हैं उनके सामने DIL लिखा होगा, दैट विल बी द डाइल्यूटेड, एंड कंसनट्रेटेड में CONC लगा होगा, तो इट विल बी द कंसनट्रेटेड एसिड। हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिक्स विद वाटर। स्टूडेंट जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं मिक्स किए जाते हैं वाटर के साथ, तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। मीन्स एक आप कह सकते हो ये नहीं कि आग निकलेगी, बट हीट उसमें से रिलीज होगी, हीट एनर्जी। थर्स टू मेक अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर slowly and never pour water on acids. See student, it is a very important property of acid. देखिए आपको क्या करना है, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड में वाटर मिक्स करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, हीट। इसीलिए क्या करना है, वी हैव टू डू डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स बनाने के लिए हमें ऑलवेज एसिड टू वाटर ऐड करना है, नॉट वाटर ऑन एसिड। एसिड के ऊपर वाटर नहीं डालना है, वी हैव टू एसिड के अंदर वाटर मिक्स करना है, ठीक है। देखिए क्या करना है, एसिड के ऊपर वाटर नहीं डालना, मीन्स एसिड में वाटर नहीं डालना है, हमें वाटर में एसिड मिक्स करना है। ओके, नेक्स्ट है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। जो हमारे एसिड्स होते हैं दे टर्न द ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म। एसिड्स अगर सॉल्यूशन फॉर्म में होंगे देन इट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, दे आर हेल्पफुल इन कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। Next student, acids are corrosive in nature. They can cause severe burn injuries to the skin, destroy paper, cloth and wood, even corrosive corrode metals. Okay student, देखिए क्या होता है, जो हमारे acids होते हैं they are the corrosive in nature. जो हमारे acids हैं they are corrosive इन नेचर बिकॉज वो क्या करते हैं, कॉरोसिव, कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉरोसिव जंग वगैरह लगा सकते हैं, मीन्स जंग जैसा लग जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा आयरन में लगता है, सेम उसी तरीके से व्हेन वी पोर एसिड ऑन एनी सब्सटेंस लाइक ऑन द स्किन, ऑन द पेपर, वुड, क्लॉथ, तो ये क्या करते हैं उसको कॉरोड कर देते हैं। इवन इफ एसिड्स फॉल ऑन द स्किन इट मे हार्म योर स्किन। ओके, corrode metals like iron, aluminum. For this reason acids are generally stored in glass or ceramic container. That is the reason the acids are stored in the glass container or ceramic, यानी जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं जनरली हम उनमें स्टोर करते हैं। Because what happen when they fall on any metals like iron, aluminum or wood, paper, anything they fall, they corrode it. उसको वहाँ से वो बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, कुछ जंग सा आपको ब्राउनिश कलर का मटेरियल उनके अराउंड आपको दिखाई देगा। See student, these are the chemical properties of the acids. When the reaction with metals, जब acid react करते हैं metal के साथ, what they form? Student, these are the equation that are given here. When acid react with metal to form hydrogen gas and a salt, तो क्या होता है जब acid metal के साथ react करते हैं they form the hydrogen gas and salt. For example, see here hydrochloric acid, student, when it get react with magnesium it forms magnesium chloride, that is a salt, and release the hydrogen gas. So you can see that 2HCl, this is the chemical formulas of the above mentioned reaction, HCl 2HCl2. okay, next plus magnesium के साथ reaction हुआ, then it form magnesium chloride, MgCl2 H2. okay, we read it like that. Sulfuric acid, that is H2SO4 plus zinc, that is Zn. When they both react they form the zinc sulfate, that is salt, ZnSO4, and release the hydrogen gas. okay, so when acid react with carbonate, जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, एसिड when react with carbonate to form carbon dioxide gas, water and salt. जब ये एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है CO3 के साथ, कार्बोनेट में आपको CO3 मटेरियल देखने को मिलेगा मीन्स। ओके, तो ये रिएक्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वाटर, ओके, एंड प्लस में सॉल्ट। सी हियर व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज 2HCl, get reacted with calcium carbonate, CaCO3, it form calcium chloride, that is CaCl2, it is also salt, form water and release carbon dioxide gas, that is CO2, that is H2O. okay, water H2O, carbon dioxide gas CO2.
The reaction of sodium carbonate with sulfuric acid is used to prepare carbon dioxide in a chemistry laboratory. तो जर्नल इस रिएक्शन को इसलिए भी किया जाता है कि केमिस्ट्री लैब में हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कर सकें. ओके, द नेक्स्ट व्हेन इट गेट रिएक्ट विद बेसिस, जब आपका एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है, व्हाट इट फॉर्म, इट ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट. एसिड बेस के साथ रिएक्ट होने के बाद सॉल्ट ही फॉर्म करता है स्टूडेंट. व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, फॉर एग्जांपल सी हियर हाइड्रोक्लोरिक, दैट इज acid, it reacts with HCl, sodium hydroxide NaOH, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड प्लस में वाटर दैट इज H2O. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2HCl लिखा हुआ था, यहाँ पे तो ओनली सिंगल HCl लिखा हुआ है. सो स्टूडेंट, जो आगे आपको यहाँ पे जो नंबर्स दिखाई देंगे, यहाँ पे जो नंबर्स लगे होते हैं फ्रंट में, किसी भी इक्वेशन, किसी भी केमिकल उसके फ्रंट में अगर आप यहाँ पे नंबर देखते हैं तो दैट इज़ द बैलेंसिंग फिगर, वो बैलेंसिंग फिगर होता है. और अगर यहाँ पे जो दिए हुए हैं तो ये एटॉमिक नंबर होते हैं. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज विद कि समवेयर इट इज़ मेंशन 2HCl एंड समवेयर इट इज़ HCl ओनली. ओके, नाउ द यूजेस ऑफ एसिड्स आर हियर. स्टूडेंट, uses of acids we will do in our next class. So now this is the homework that you have to do in your fair notebook. You have to write question number 1, that is a long question. You are given 3 materials in the form of solution, citric acid, magnesium add. इसमें देखिए स्टूडेंट, आपको 3 सॉल्यूशन दिया है, सिट्रिक, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, एंड सोडियम सल्फेट. तो इसमें आपको पर्पल कैबेज सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, पर्पल कलर की जो कैबेज होती है उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा एंड आपको रिएक्ट करना है. देन आपको बताना है कि विच इज़ एसिडिक, विच इज़ बेसिक एंड विच इज़ न्यूट्रल. तो स्टूडेंट, फर्स्टली आपको बता दूं मैं कि पर्पल कैबेज सॉल्यूशन जो होता है वो एक इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है. जब आप इन तीनों के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको बता देगा कि विच इज़ एसिड, विच इज़ बेसिक एंड विच इज़ न्यूट्रल. हैव अ लुक, दिस इज़ द आंसर and this is your remaining answer of the long question first that you have to write in your fair notebook. Then now next question number 2 is differentiate between strong and weak acid. These are the differentiation between strong acid and weak acid. So you have to write all the content in your fair notebook. That's all for today. Goodbye. Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we completed our 4th chapter of history, the Mughal Empire, in reading. Today we do the exercise of this chapter. We do the fill up in previous classes. Today we continue our class with true and false. First is Ibrahim Lodi was the ruler of the Delhi Sultanate. कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का राजा था या शासक था. This is true because Ibrahim Lodi was the last ruler of Delhi Sultanate. Second is Humayun became the Badshah after Babar's death in 1530 CE. कि हुमायूं बादशाह बना बाबर की डेथ के बाद 1530 में. तो बाबर की डेथ 1530 CE में ही हुई थी और उसके बाद उनके बेटे हुमायूं ही शासक बने थे. दिस इज़ ट्रू. थर्ड इज़ हुमायूं डाइड इन 1545 CE लिविंग बिहाइंड वीक सक्सेसर. कि हुमायूं की डेथ 1545 में हुई थी, पीछे वो कमज़ोर शासक छोड़ के गए थे. तो दिस इज़ फॉल्स बिकॉज कि हुमायूं की डेथ 1545 में ना होके 1556 में हुई थी और उनके पीछे उनके वीक सक्सेसर नहीं थे. उनका बेटा जो अकबर था वो बहुत ही कुशल और बहुत ही अच्छा शासक था. फोर्थ इज़ शेर खान assumed the title of शेर शाह सूरी when he ascended the throne after defeating हुमायूं in 1540. कि शेर खां को जो शेर शाह सूरी का टाइटल है वो जब उन्होंने हुमायूं को 1540 में हराया था और वो राजगद्दी पे बैठे थे तब मिला था. तो दिस इज़ ट्रू. फिफ्थ इज़ द ग्रैंड ट्रंक रोड और द सड़क आई आज़म वॉज बिल्ड ड्यूरिंग बाबर्स रीजन. कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड है या उसका नाम सड़क आई आज़म भी है वो बाबर के काल में बनवाई गई थी. दिस इज़ फॉल्स बिकॉज द ग्रैंड ट्रंक रोड वॉज बिल्ड इन द रीजन ऑफ शेर शाह सूरी. ठीक है बेटा, इसीलिए इसे शेर शाह सूरी मार्ग भी कहते हैं हिंदी में. GT रोड जो NH8 है उसी को सड़क आई आज़म कहते हैं और वो शेर शाह सूरी के काल में बनवाया गया था. नाउ वी डू द गिव वन वर्ड. फर्स्ट इज फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर. कि मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन थे.
मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन थे, उनको मुगल एम्पायर को स्थापित करने वाले कौन थे, बाबर। सेकेंड इज द रोड बिल्ड ड्यूरिंग शेर शाह रीजन, कि शेर शाह के काल में कौन सा रोड बनवाया गया था। तो अभी मैंने आपको ट्रू फॉल्स में कराया था, ग्रांड ट्रंक रोड या सड़क आई आजम। देखिए ये आपके ट्रू फॉल्स में यहाँ पे दिख भी रहा है, ग्रांड ट्रंक रोड या सड़क आई आजम। थर्ड इज द टू एलिमेंट्स ऑफ मनसब, की टू एलिमेंट्स ऑफ मनसब तो कौन है, ZAT जाट एंड SAWAR सावर, जाट एंड सावर, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स थे मनसब के। फोर्थ इज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड कौन है, दीवान, कौन है, दीवान। फिफ्थ इज द वन हु लुक्ड आफ्टर द मिलिट्री अफेयर्स, कि मिलिट्री के अफेयर्स को कौन देखता है, तो मीर बख्शी, MIRBAKSHI। तो बेटा मैं इनको रिपीट कर देती हूँ एक बार। फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर बाबर, रोड में बिल्ड बाय शेर शाह, ग्रैंड ट्रंक रोड, टू एलिमेंट्स ऑफ मनसब जाट एंड सावर, द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट दीवान, द वन हु लुक्ड आफ्टर द मिलिट्री अफेयर्स मीर बख्शी। नाउ वी डू द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड बाबर इन्वेड इंडिया, कि बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण क्यों किया। बाबर इन्वेडेड इंडिया बिकॉज ही हैड बीन अट्रैक्टेड टू इंडिया बाय हर इमेंस वेल्थ, कि बाबर जो भारत की एक, भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो जितने भी ये इधर के इन्वेडर्स थे, जितने भी यहाँ के शासक थे, सारे भारत की वेल्थ से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, अट्रैक्टेड थे। तो बाबर भी उससे अट्रैक्ट हुआ और बाबर ने भारत के अंदर आक्रमण किया या भारत के अंदर वो आया, ठीक है, जैसे कि अंग्रेज, फिर बाद में अंग्रेज भी आए। आवर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर बाबर्स रिलेशन ऑन द मैटरनल एंड पैटर्नल साइड्स, कि मैटरनल और पैटर्नल साइड, मतलब कि मैटरनल का मतलब होता है जहाँ पे शादी हुई होती है, और पैटर्नल मतलब अपने पेरेंट्स की तरफ से। बाबर वॉज ए डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम हिज पैटर्नल साइड, कि बाबर किसका वंशज था, तिमूर का वंशज था अपने पैटर्नल साइड से। एंड चंगेज खान, CHENGHIZ खान फ्रॉम हिज मैटरनल साइड, और अपने मैटरनल साइड से वो चंगेज खान का मतलब कि वंशज था, या आप लगा सकते हो कि उनके मैटरनल साइड से किनके थे वो, चंगेज खान के, और पैटर्नल साइड से वो तिमूर के वंशज थे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन एंड इन विच बैटल वॉज हुमायूं डिफीटेड बाय शेर शाह, कि कब और किस बैटल में हुमायूं डिफीट हुआ शेर शाह से। तो आंसर इज शेर शाह डिफीट हुमायूं एट चौसा इन 1539, कि शेर शाह ने हुमायूं को कहाँ पे हराया, चौसा में हराया 1539 में, एंड नियर कन्नौज इन 1540, और कन्नौज में 1540 में, मतलब कन्नौज के पास 1540 में हराया और चौसा में 1539 में हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज चीफ काजी, कि चीफ काजी कौन थे। बेटा एक जगह KAZI लिखा हुआ है, एक जगह QAZI लिखा हुआ है, तो दोनों ही सही है, ठीक है। तो चीफ काजी कौन थे, द चीफ काजी वॉज द हेड ऑफ जुडिशरी, कि चीफ काजी कौन होता है, जो न्यायपालिका होती है उसका हेड होता था उस टाइम पे, ठीक है। एंड हिज फंक्शन वॉज टू लुक इनटू द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, और उसका काम क्या होता था, जो सिविल और क्रिमिनल केसेस होते थे उनको देखना, ठीक है। काजी का क्या काम होता था, सिविल और जो क्रिमिनल केसेस होते थे उनको देखना, क्योंकि ये जुडिशरी का हेड होता था। आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट वॉज दीवान आई कुल, कि दीवान आई कुल क्या है। द दीवान आई कुल वॉज द फाइनेंस डिपार्टमेंट विच वॉज प्लेस्ड अंडर द चीफ दीवान, कि जो दीवान आई कुल है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को ही दीवान आई कुल बोलते थे उस टाइम में, मुगल टाइम में, और जो किसके अंडर में होता था, चीफ दीवान के अंडर में होता था, ठीक है बेटा। आई रिपीट ऑल द क्वेश्चंस। वाई वॉज बाबर इन्वेड, बाबर इन्वेडेड इंडिया बिकॉज ही हैड बीन अट्रैक्टेड बाई इंडिया बाई हर इमेंस वेल्थ, कि बाबर क्यों आया भारत, ताकि वो इसकी वेल्थ को देख के आया।
सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर बाबर्स रिलेशन ऑन द मैटरनल एंड पैटर्नल साइड, कि बाबर के मैटरनल और पैटर्नल साइड की क्या रिलेशन थे. बाबर वॉज ए डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम हिज पैटर्नल साइड एंड चंगेज खान फ्रॉम हिज मैटरनल साइड, कि जो उसके पिता के साइड से वो तैमूर का वंशज था और जिधर उसकी शादी हुई थी उधर वो चंगेज खान का वंशज था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड इन विच बैटल वॉज हुमायूं डिफीटेड बाय शेर शाह, कि शेर शाह ने कब और कौन सी बैटल में हुमायूं को हराया. ठीक है, ये शेर शाह ने हराया है हुमायूं को. तो आंसर इज शेर शाह डिफीट हुमायूं एट चौसा इन 1539, कि शेर शाह ने हुमायूं को चौसा में हराया 1539 में. एंड नियर कन्नौज इन 1540, और कन्नौज में कब हराया था 1540 में. बेटा उसने 2 बैटल्स लड़ी थी. ठीक है, कि एक तो उसने लड़ी चौसा में जो 1539 में, आपको इन बैटल्स के बारे में याद रखना है, और दूसरी बैटल लड़ी उसने कन्नौज के पास 1540 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द चीफ काजी, कि चीफ काजी कौन था या क्या है, मतलब कौन है. द चीफ काजी वॉज द हेड ऑफ जुडिशरी, कि चीफ काजी कौन होता है, जो जुडिशरी होती है उसका हेड होता है. हिज फंक्शन वॉज टू लुक इनटू द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, और उस टाइम में जो क्रिमिनल और जो सिविल केसेस होते थे उनको देखना ही उसका काम होता था. ठीक है, चीफ काजी जब जुडिशरी सिस्टम, जैसे आज के टाइम में अपने कोर्ट हैं, तो उस टाइम में जो कोर्ट वगैरह होते थे वो जुडिशरी सिस्टम जो उनका था उसके हेड को चीफ काजी बोलते थे. जैसे अपने यहाँ पे जज होते हैं ना, इसी तरीके से वहाँ पे चीफ काजी होते थे, और उनका काम क्या होता था, जो क्रिमिनल और सिविल केसेस है उनको देखना. लास्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट वाज दीवान आई कुल, कि दीवान आई कुल क्या है. तो द दीवान आई कुल वॉज द फाइनेंस डिपार्टमेंट. दीवान आई कुल क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, विच वॉज प्लेस्ड अंडर द चीफ दीवान, और जो किसके अंडर में होता है, चीफ दीवान के अंडर में होता है. ठीक है, तो दीवान आई कुल क्या है, एक डिपार्टमेंट का नाम है. जैसे अपने यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, तो ऐसे सारे डिपार्टमेंट उस टाइम में भी अलग अलग होते थे, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था उसको दीवान आई कुल बोलते थे, जो चीफ दीवान के अंडर में होता था. I hope students you understand the exercise and short question answer of this chapter very well. We do the long question answer of this chapter in next class. Thank you. Have a nice day. Hello student, in today's 7th class GK, I discussed with you chapter number 6. In previous video, I discussed with you chapter number 5. So let's start. Student, chapter name is Quiz Time. So here some questions are given. You have to identify the best one option. Here MCQ type questions are given. First one is, which instrument is used to measure the purity of milk? मीन्स ऐसा माना जाता है कि जो मिल्क सेल करते हैं वो जो मिल्क में पानी मिलाते हैं तो उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है. वो क्या होता है, लैक्टोमीटर. ओके, जो थर्मोमीटर होता है वो क्या चेक करते हैं, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, एंड बैरोमीटर इज एयर कंप्रेस. ठीक है, ये एयर को चेक करते हैं, और ये जो टेम्परेचर का, तो मिल्क की प्योरिटी को कौन चेक करता है, लैक्टोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइंटिफिकली विच ऑफ दीज इज नॉट ए ट्री? इनमें से कौन सा एक ट्री नहीं है साइंटिफिकली? बनियान, टीक, बम्बू एंड, तो टीक का मतलब क्या होता है, सागवान, जिसका जो फर्नीचर का सामान बनता है तो वो क्या होती है, टीक. ऐसा माना जाता है कि इसकी जो वुड होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और जल्दी से खराब नहीं होती. तो ये टीक नाम का जो ट्री है वो साइंटिफिकली एक ट्री नहीं है, बट ये एक ट्री है. विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग पार्ट ऑफ द हेड? जो हेड का एक पार्ट माना जाता है, फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड, जो सर है हमारा उसका फ्रंट पार्ट माना जाता है. तो कौन सा है वो, फोरहेड, चिक एंड ब्रेन. तो आंसर इज ब्रेन. What is the most common element in both universe and the solar system? ऐसा एलिमेंट बताना है आपको जो यूनिवर्स में भी है और सोलर सिस्टम में भी. तो वो एलिमेंट कौन सा है,
hydrogen. Next one is which space program designed by American in 1960 attempt to land on moon? तो कौन सा स्पेस प्रोग्राम है जो डिजाइन किया था अमेरिकन्स ने? अपोलो. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज इज नॉट 5 इनर्ट गैसेज? तो ये 5 इनर्ट गैसेज में से कौन सी गैस नहीं है? बोरोन. नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द मोह स्केल मेजर? जो मोह स्केल है वो किसको मेजरमेंट के लिए यूज होता है? हार्डनेस को. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम गिवन टू द नैरोएस्ट ब्लड वेसल? सबसे जो पतली ब्लड वेसल है उसका क्या नाम है? कैपिलरी. ओके, कैपिलरी का मतलब होता है कोशिका. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज इज मोस्ट वाइडली यूज नॉन फेरस मेटल? फेरस का मतलब होता है जिसमें लोहा नहीं होता. नॉन मेटल, नॉन फेरस होगी जिसमें अलोह धातु तत्व होते हैं. नेक्स्ट वन इज, तो इसका आंसर क्या है? एल्यूमिनियम. नेक्स्ट वन इज विच यूनिट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट? जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको चेक करने के लिए क्या यूज करते हैं? कैंडेला. ओके स्टूडेंट, ये आपके क्विज क्वेश्चन थे. मोस्ट आर द बेस्ड ऑन साइंस, तो यू हैव टू लर्न बिकॉज दे हेल्प इन साइंस क्विज ऑल्सो. आपके साइंस के भी बेसिक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसमें और जीके के भी, तो इसलिए आपको एग्जाम के लिए इसे रिवाइज करना है. ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज आवर डॉक्टर्स. तो आवर डॉक्टर्स में स्टूडेंट जिस तरह टीचर्स हर सब्जेक्ट वाइज स्पेशल होता है, मीन्स हर जो टीचर होता है वो अपने सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट होता है, तो इस तरह डॉक्टर्स भी स्पेशलिस्ट होते हैं अपने जो डिजीज होते हैं उनको ठीक करने में. तो फर्स्ट वन इज ए डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट रिलेटेड डिजीज. जो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उनको चेक करने वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट. आप कभी हॉस्पिटल में गए हो तो आपने देखा होगा कि अलग अलग कैबिन बने हुए होते हैं और वहाँ पे जो डॉक्टर्स की जो डिग्री होती है उसके पीछे उनकी जो पोस्ट है वो लिखी होती है कि कार्डियोलॉजिस्ट है, डर्मोलॉजिस्ट है, गायनोलॉजिस्ट है, इस तरह से. ठीक है, तो वो इनकी पोस्ट होती है कि ये डॉक्टर जो इससे रिलेटेड बीमारी को चेक करते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं. ओके, वहाँ पर ये नहीं लिखा होता है कि ये हार्ट रिलेटेड डिजीज को ठीक करता है, ये सिर्फ इनकी पोस्ट लिखी होती है. तो इसलिए आपको ये लर्न होना चाहिए कि किस डॉक्टर की क्या पोस्ट होती है, क्या स्पेशलिस्ट होता है. तो सेकेंड इज ए डॉक्टर हु ट्रीट स्किन डिजीज. स्किन डिजीज वाले को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट. नेक्स्ट वन ए डॉक्टर हु ट्रीट्स द डिजीज एंड कंडीशन फॉर स्पेसिफिक टू वुमेन ओनली. सिर्फ जो वुमेन्स की जो डिजीज है उनके बारे में डिस्कस करते हैं वो कौन से होते हैं? गायनोलॉजिस्ट, जो डिलीवरी वगैरह कराते हैं. नेक्स्ट वन इज ए डॉक्टर हु ट्रीट्स द डिजीज रिलेटेड टू ब्लड. जो ब्लड से रिलेटेड होती हैं वो क्या होते हैं? हीमेटोलॉजिस्ट. ऐसे बोलते हैं ना, ये हीमेट डिपार्टमेंट है, ये न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट है. तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी डिजीज को चेक किया जाता है. ए डॉक्टर हु ट्रीट्स द डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम. तो आंसर इज न्यूरोलॉजिस्ट. नेक्स्ट वन इज ए डॉक्टर हु ट्रीट्स द आई रिलेटेड डिजीज. तो ये क्या हो गया? ऑफ्थोलेमोलॉजिस्ट. नेक्स्ट वन इज ए डॉक्टर हु ट्रीट्स द डिसऑर्डर ऑफ बोन्स एंड मसल्स. तो ऑर्थोपेडिस्ट होता है ये. नेक्स्ट वन इज ए डॉक्टर हु ट्रीट्स द अबनॉर्मलिटी एंड डिजीज ऑफ द माइंड. जो माइंड से रिलेटेड या फिर जो लोग नॉर्मल बिहेव नहीं करते उनकी डिजीज को चेक करने के लिए क्या होता है? फिजियोथेरेपिस्ट होता है. नेक्स्ट वन इज ए डॉक्टर हु यूजेस एक्सरे एंड सिमिलर टेक्नोलॉजी टू डायग्नोज एंड ट्रीट द डिजीज. तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियोलॉजिस्ट. नेक्स्ट है डॉक्टर हु ट्रीट द डिजीज रिलेटेड टू द यूरिनरी सिस्टम. तो क्या होगा? यूरोलॉजिस्ट. तो स्टूडेंट आपको ये सभी लर्न करना चाहिए इन केस आप कभी कहीं जाते हो किसी के साथ और आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े कि ये डॉक्टर क्या किस डिजीज के डॉक्टर हैं. आपको अगर पता हो कि हीमेटोलॉजिस्ट क्या होता है, न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है,
तो किसी की हेल्प नहीं लोगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning, student. Welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School, Rajpura. Student, we have already completed our chapter 7 and now we are just doing our listening skill. So in this regard, today I'm just going to tell you the fourth part regarding the same. So let us start. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ये जो है क्लास 7th के लिए है लिसनिंग स्किल्स, जो कि रेगुलर ये पार्ट 4 है। 3 में आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो ये जो है द मिस्ट्रेस ट्रेजर वाले चैप्टर में है, लास्ट में इसमें दिया गया है इसका लिसनिंग स्किल्स का। तो ये पैराग्राफ आपको मैं समझा रही हूँ। इस पैराग्राफ में जो है एक फार्मर है जो मरते वक्त अपने बच्चों को बताता है कि उसने एक खजाना दबा रखा है पेड़ के आसपास, तो मेरे मरने के बाद उस फील्ड को जो है डिग करके तुम वो खजाना निकाल लेना। तो इस बेस पे ये पैराग्राफ है। तो आप इसको मैं समझाती हूँ और इसके जो है लास्ट में जो आपका चैप्टर 6 है उसमें ये लिसनिंग स्किल के नाम से क्वेश्चन आंसर्स जो उसमें दिए हुए हैं वो आपको करने हैं। सो लेट अस स्टार्ट। अ फार्मर हैड 3 सन्स। एक किसान के 3 बेटे थे। दे वर वेरी लेजी एंड नेवर लाइक टू डू एनी वर्क। वो बहुत ही आलसी थे और कभी भी कोई भी काम करने की उनकी इच्छा नहीं होती थी, वो नहीं करना चाहते थे। वंस, एक बार, द फार्मर फेल सीरियसली इल। और एक बार जो है किसान बहुत ही जो है सीरियसली बीमार पड़ गया। बिफोर डेथ, मरने से पहले, ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड, उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, आई एम गोइंग टू डाई वेरी सुन। मेरी मौत नज़दीक आ गई है, मैं बहुत ही जल्द मरने वाला हूँ। बट आई एम लीविंग बिहाइंड अ ट्रेजर फॉर यू। लेकिन मैंने अपने पीछे तुम्हारे लिए खजाना छोड़ रखा है। आई हैव बरीड द ट्रेजर इन द फील्ड। और वो खजाना मैंने अपने खेतों में दबा रखा है, खेत में दबा रखा है। If you dig up and fill after my death, और मेरे मरने के बाद जो है तुम उसे dig यानी कि खोद लेना और उसे फिल करना मेरी मरने के बाद। You will get the treasure, जब तुम उसे खोदोगे तो मेरे मरने के बाद उस जो है खजाने को तुम पा सकोगे। A few days later, और कुछ दिनों के बाद, the man died, वो फार्मर मर गया। His sons were very sad, उसके बेटे बहुत दुखी हुए। But they remembered, लेकिन उनको याद था, what he had told them, कि फार्मर ने उनको मरने से पहले क्या कहा। So, इसलिए they decided to dig up, उन्होंने जो है डिसाइड किया कि वो इसको ट्रेजर को जो है पाने के लिए खोदेंगे। द ट्रेजर यानी कि खजाने को पाने के लिए खेत में खुदाई करेंगे। ईच ऑफ देम टुक अ स्पेड एंड देन बिगिन टू डिग, उन्होंने खोदने के लिए खुदाई ली और उसके साथ ही उन्होंने खोदना शुरू किया अराउंड द ट्री के आसपास। दे डग फॉर मैनी डेज, उन्होंने काफ़ी दिनों तक खोदते रहे। बट डिड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर, लेकिन उन्हें कोई भी खजाना नहीं मिला। दे डग एवरीवेयर एंड टर्न अप द सॉइल ऑफ द होल फील्ड, उन्होंने जो है काफ़ी दिनों तक खोदते रहे और वो सारी सॉइल जो है टर्न अप का यानी कि ऊपर नीचे कर दी। बट अलास, लेकिन आखिर में दे डिड नॉट फाइंड एनी ट्रेजर, उन्हें जो है कोई भी खजाना नहीं मिला। दे वर वेरी डिसअपॉइंटेड, और वो काफ़ी जो है डिसअपॉइंट यानी कि निराश हुए। तो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के थ्रू जो है उनके फादर ने उन्हें ये बताना चाहा था कि असली खजाना तो जो है उस फील्ड में ही है। अगर तुम उसे डिग करोगे और उसे ऊपर नीचे करके उसमें कुछ अगर बोगे तो यू कैन जस्ट हैव अ बीइंग अ फार्मर,
फार्मर होने के बाद जो है उसको उसमें खेती आराम से कर सकते थे। तो ये सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को कहा था, लेकिन जब उन्हें कोई ट्रेजर नहीं मिला तो उस वजह से उसके बेटे जो है डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए। सो स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है योर टीचर विल रीड द स्मॉल पैराग्राफ इन द क्लास। जो पैराग्राफ मैंने आपको समझाई है उसी पैराग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। आपको ये लेसन केयरफुली करना है, समझ करना है, और क्वेश्चन आपको बिलो जो दिए हुए हैं वो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। Why did the farmer's son never like to work? यानी कि जो किसान के बेटे थे वो कभी भी काम करना पसंद नहीं करते थे। क्यों? बिकॉज दे वर लेजी। क्या थे वो? आलसी थे। नंबर 2 देखिए क्वेश्चन। व्हाट डिड द फार्मर टेल हिज सन बिफोर हिज डेथ? अब जो फार्मर ने अपनी मौत से पहले अपने बेटों को क्या कहा? द फार्मर टेल हिज सन्स बिफोर हिज डेथ दैट ही हैज डिग द ट्रेजर फॉर देम एंड इन द फील्ड एंड आफ्टर हिज डेथ दे कैन डिग इट फ्रॉम द फील्ड। यानी कि उसने जो है अपने फील्ड में खजाना दबा रखा है और उसके मरने के बाद वो उस खजाने को निकाल सकते हैं। तो ये जो है फार्मर ने अपने बेटों को कहा मरने से पहले। What did the son decided to do after his father's death? अपने पिता की मृत्यु के बाद बेटों ने क्या डिसाइड किया? They decided to dig the field. उन्होंने फील्ड में जो है खोदकर ट्रेजर निकालने के लिए डिसाइड किया। अब नंबर 4 देखिए। Did the son get any treasure after they dug around the tree? क्या लड़कों को, उनके बेटे को कोई खजाना मिला पेड़ के चारों तरफ खोदने के बाद? तो ये इसका आंसर सीधा सा है नो। द सन डिड नॉट गेट एनी ट्रेजर आफ्टर डिगिंग अराउंड द ट्रीज। उन्होंने पेड़ के आसपास खोदने के बाद उन्हें किसी भी तरह का कोई खजाना नहीं मिला। अब नंबर 5 क्वेश्चन नंबर देखिए। इसमें क्या है? गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स हैं आपका बरिड और डिसअपॉइंटेड। ये बरिड का मतलब होता है दबाना और डिसअपॉइंटेड यानी कि असंतुष्ट होना। तो ये बरिड का आपका हो गया कवर और हाइड सिनोनिम्स, और डिसअपॉइंटेड का हो गया अपसेट या फिर डाउन हार्टेड, यानी कि जिसका इट मीन्स कि जो वो चाहते हैं वो चीज़ ना हो तो बंदा जिस तरह से डिसअपॉइंट होता है। तो ये आपके 2 सिनोनिम्स इसमें हैं। सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो है ये वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।